प्रैक्टिस की थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की? रेजोनेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अपने, अभी इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं आप लोगों को समझाऊं, और हर साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर फॉर फिनोल एंड अल्कोहल। इसके 3 रीजन है, ध्यान से समझें। हालांकि बुक में आपने पढ़ा होगा कल, तो एक एक लाइन आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप देखिए। अगर क्वेश्चन पूछ ले अल्कोहल और फिनोल के लिए कि फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो रीजन आप फर्स्ट रीजन इस तरीके से पॉइंट बना बना के लिखेंगे एग्जाम में। फर्स्ट रीजन क्या होगा बेटा? फर्स्ट रीजन है फिनोल, ये बना दिया फिनोल। इस पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? रेजोनेंस में। समझ में आई बात? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अपने को पता है कि रेजोनेंस में जाते ही ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही, पॉजिटिव चार्ज आते ही, ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी? हाइड्रोजन की को, और हाइड्रोजन इजीली फ्री हो जाएगी एच पॉजिटिव की फॉर्म में। समझ गए? लेकिन अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता, उसमें एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, और जबकि बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है। माइनस आई प्लस आई का मीनिंग समझते हैं? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें अपन अब, कि ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने से बल्कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। समझ गए? इंक्रीज होगी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो, इसको कभी ऐसे महसूस ही नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा कि अपने पास इलेक्ट्रॉन कम है। जब तक फील नहीं होगा, जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, इजीली रिलीज नहीं करेगा हाइड्रोजन को। ओके? जबकि इधर ये रिंग क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, और करते ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा तो हाइड्रोजन को भगा देगा ये। ठीक है? रीजन सेकंड आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन का रीजन। हाइब्रिडाइजेशन, फिनॉल में sp2 है, अल्कोहल में sp3 है, और जब एस के करेक्टर जिसमें ज्यादा होते हैं, एसिडिक नेचर भी उसकी ज्यादा होती है। समझ गए? तो sp2 के हिसाब से फिनॉल में 33.33% करेक्टर है एस के, और अल्कोहल में ओनली 25% ही है। तो एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। रीजन थर्ड ध्यान देंगे बेटा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या होगा? देखो कि फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड, अल्कोहल से बनता है अल्कोक्साइड, और अपने को पता है फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। क्यों स्टेबल है भाई फिनॉक्साइड आयन? क्योंकि फिनॉक्साइड में रेजोनेंस होता है, और जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है? तो फिनॉक्साइड में रेजोनेंस है, अल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है? इसलिए इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होने से, और एक चीज सुनो, फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल देन अल्कोहल, सॉरी फिनॉल। अल्कोहल से तो है ही ज्यादा स्टेबल, फिनॉक्साइड फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल है, अपनी फैमिली मेंबर से ज्यादा स्टेबल है। फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फिनॉल से भी ज्यादा होती है, जिसका रीजन आप लोगों को कल रेजोनेंस में पता चला था कि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा था बेटा? पॉजिटिव चार्ज। जबकि फिनॉक्साइड के अंदर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए ऑक्सीजन, फिनॉक्साइड वाली जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा स्टेबल होती है फिनॉल वाली ऑक्सीजन से। समझ गए? क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। इतनी बात अपन ने कर ली थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं मेन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट था कंपैरिजन अल्कोहल एंड फिनॉल एसिडिक नेचर। सेकंड क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड एंड फिनॉल। तो उसके लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी कि पूछ ले भाई फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। सेकंड क्वेश्चन ये पिछली बार हाफ ईयरली में आया हुआ है लास्ट ईयर।
तो किस तरीके से बनाएंगे, जब आप फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिनॉक्साइड और फिनॉल दोनों की, आ गया ना रेजोनेंस तो बनाना। ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या अभी जिसको अभी रेजोनेंस ही नहीं आता बनाना? ये फिनॉक्साइड हो गया, ये इधर जाएगा तो ये इधर ले जाएगा, ये लगा दिया रेजोनेंस का साइन, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिर लिया करो 1 2 3 4 5 6 से तो कोई चार्ज नहीं आएगा। ये और ये ऐसे ही ऐसे, फिर ये गया यहाँ तो ये गया इधर, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव डबल बॉन्ड, ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन, फिर इसने यहाँ दिया तो इसने इधर खींच लिया। अब तो प्रैक्टिस ऐसी बढ़िया हो जानी चाहिए, और वो तभी होगी जब कम से कम 4-5 एग्जाम्पल के आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे। इसको इधर शिफ्ट किया तो इसने वापस ले लिया, तो लास्ट में ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये लो 6 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर कह रही है कि फिनॉल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, फिनॉक्साइड में कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होती है। समझ गए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कभी स्टेबल नहीं। आ गई बात ढंग से समझ में? अब अपन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता है एसिडिक नेचर का कंपैरिजन किस किस के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और फिनॉल के लिए। तो ध्यान से बेटा पहले मेरी बात सुने, अल्कोहल से मोर एसिडिक नेचर ज्यादा किसकी है, फिनॉल की, और फिनॉल से ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्यों है ऐसा, ध्यान दें, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं, अगर आपने उनको टेस्ट ट्यूब में लिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कि उसके सरनेम में भी एसिड लग रहा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, हमेशा साथ में ही बोलेंगे, एसिड और बोलेंगे, सरनेम है एसिड। फिनॉल का थोड़ी सरनेम एसिड है। उससे मुझे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बात इसमें जरूर ऐसी है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इस फिनॉल से। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, फिनॉल ने बनाया फिनॉक्साइड, अपन कह रहे थे एल्कोक्साइड से भी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होता। अब जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, समझ गए? तो अब ये बना तुम्हारे पास फिनॉक्साइड। मुझे पता कैसे चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे पता चला, ध्यान दो। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, दूसरे में फिनॉल, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ध्यान से सुन ले उसकी पहचान, अगर आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 अगर आप डालेंगे उसमें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही फास्टली टेस्ट ट्यूब से CO2 गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलेगी, ऐसे बिल्कुल ऐसे बुदबुद करती हुई दिखेगी आपको, फनती हुई, जैसे दूध बनता है वो बनता है जब ऐसे बुदबुद आवाज आती है, ठीक वैसे ही। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही मैंने देखा फिनॉल ने बाइकार्बोनेट के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं की, जबकि CO2 गैस फास्टली रिमूव होती किसके साथ दिखी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। समझ में आ गई? तो वही क्लियर हो गई थी बात कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल के कंपैरिजन। लेकिन क्यों है वो भी तो पता होना चाहिए, अभी तो ये पता चला है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्यों है उसका रीजन ध्यान दो। ये तो फिनॉल से बना हुआ फिनॉक्साइड है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतनी सारी 5। अब अपन बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हाइड्रोजन को छोड़ दे, ये देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन, खींच लेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और खींचते ही देखना बेटा कौन सा आयन बनेगा, ये बन गया मेरे पास, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, यही बना। कौन सा आयन है ये, जैसे यहाँ बन रहा था यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ बन रहा था फिनॉक्साइड आयन, ये कौन सा आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन। समझ गए? एल्कोहल से एल्कोक्साइड, फिनॉल से फिनॉक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन। अब बना कार्बोक्सिलेट, अपन देखते हैं कार्बोक्सिलेट के अंदर आखिर कैसा रेजोनेंस होता है। ध्यान दे, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है पोलैरिटी, पोलैरिटी होती है सबको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से
दोनों ने फ्रेंडशिप करके ये जो बॉन्ड बनाया है ना, दो इक्वल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन अपनी गंदी आदत की वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन, उस बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, पूरे पे अपना हक जमाएगा। तो ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और खुद का भी ले जाएगा। तो ले जाते ही कंडीशन देखना कैसी होगी, आर सी, सिंगल रह गया, एक को तो ले गया वो, 4 पहले थे और 2 उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए जिसको वो खींच के ले गया। ठीक है, नीचे की कंडीशन देखे ओ सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा ले जाते ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अब कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 ही बचे, एक तो ये ले गया ना खींच के, समझ गए। ले जाते इसके पास 7 हो गए तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ। अब और पॉजिटिव आ गया इस पे, क्योंकि इस पे 3 ही रह गए। अब ये क्या करेगा, भूल जाइए यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका तो एसिडिक नेचर पे ही फर्क पड़ता है। अभी अपन ध्यान दो, कोई ग्रुप नहीं है, हेल्प मांगने पहुंचेगा इस ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पड़े। ये कहेगा आजा, अब अपन शेयरिंग करते हैं दोनों, तो इससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये नीचे वाली ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगी। करते ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। उसने खींचा तो इसने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात ढंग से? देते ही देखना ये स्ट्रक्चर बनेगी, देखो। और देते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए, 4, क्योंकि 6 थे ना, 6 में से 2 तो यहाँ चले गए बॉन्ड। अब यहाँ चार्ज आएगा क्या, 1 2 3 4 नहीं आएगा कोई चार्ज, क्योंकि चार्ज तो अब हटेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये आ गया कार्बन। समझ में आ गई बात? अगर दोबारा अब नीचे फिर वो कंडीशन बन गई कार्बोनिल वाली, तो दोबारा ये कहेगा नहीं वापस दे मेरा इलेक्ट्रॉन, वापस दे, तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाली ऑक्सीजन के पास जाएगी, तो ये दोबारा देगी, वापस देते ही वो की वो कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि ये देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और उधर सिंगल हो जाएगा। इस तरीके से कभी ऊपर डबल है तो कभी नीचे डबल है, फिर ऊपर डबल फिर नीचे सिंगल। हाँ, ये हमेशा इस तरीके से ही क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। क्या है ये पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन। पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोके, ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखो, एक बार नेगेटिव कहाँ दिख रहा है तुम्हें, नीचे, फिर आगे देखो कहाँ दिख रहा है, ऊपर, फिर दोबारा ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये खींचेगा तो दोबारा कहाँ आएगा, नीचे। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे डीलोकेलाइज हो रहा है। वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज था क्या, ऊपर वाले में देखो, देखिए कोई चार्ज है क्या, नहीं है। जबकि यहाँ की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। बेटा ये बात हमेशा ध्यान रखें, एल्कोहल वाले में देखे रेजोनेंस ही नहीं था, फिनॉल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, लेस स्टेबल, फिनॉक्साइड में कोई चार्ज नहीं है, और कार्बोक्सिलेट में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जब किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। यही रीजन है कि कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। समझ गए ढंग से बात? ये चैप्टर नंबर 12 में दोबारा पढ़ाऊंगी, ये आर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा अपन वहां पढ़ेंगे, अभी तो अपन फिनॉल के लिए पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया, कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड के स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव है जो कि स्टेबल नहीं है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है इसलिए स्टेबल। ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होना चाहिए। अब अपन चलते हैं, अब अपन इफेक्ट देखते हैं ग्रुप का। आज मैं क्वेश्चन दूंगी अभी तुम्हें करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बनाना आप लोग, वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे सुबह जब अपनी गुड मॉर्निंग होगी। ठीक है, उस समय आंसर लिख देंगे, पहले ही तैयार रखेंगे अपनी। समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग के साथ साथ में आंसर भी लिख के देंगे। देखो आपको इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, चाहे फिनॉल हो चाहे फिनॉक्साइड हो, सबके अंदर आपको ऑर्थो और पैरा के ऊपर कौन सा चार्ज दिखता है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ऑर्थो पैरा का मीनिंग तो समझते हैं, ये वाली जो पोजीशन होती है ना इसको ऑर्थो बोलते हैं, अपोजिट वाली जो ये पैरा, ये उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं ना अपन, वहां है ये 2 ऑर्थो है 1 पैरा।
इन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन पोजीशन के ऊपर हाई है। अगर मैं इन पोजीशन के ऊपर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दूं, प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप का मीनिंग कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दिया मैंने जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करे, तो एक देखो तुम, अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गया तो एक तो डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, माइनस है, और जैसे मेरे सिर पे एक तो पहले ही बोझ इतना सारा रखा हुआ है, और लाके रख दोगे तो फिर आने वाली जो नई सप्लाई होगी उसको मैं क्या करूंगी, फिर ब्लॉक करूंगी, रोक देंगे भाई, अब मेरी सहन करने की हिम्मत नहीं है। ठीक कंडीशन यहाँ देखो वो की वही है कि नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई डोनेटिंग और दे दिया, यहाँ पर कोई डोनेटिंग लगा दिया, तो ये वाला कार्बन इसे कहेगा कि भाई ऊपर से खींचना बंद करो, अब मत लो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। अगर अपन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ही नहीं खींचेंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी नहीं आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आएगा तो हाइड्रोजन भी फ्री नहीं होगी। समझ में आ गई बात? और हाइड्रोजन ही फ्री नहीं होगी तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात अच्छे से कि एसिडिटी या एसिडिक नेचर कब कम हो जाती है, जब कोई डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देख करके वो डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो हाइड्रोजन भी फ्री नहीं होगी। अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। जैसे मान लो मैं यहाँ NO2 लगा दूं, अभी यहाँ पर ऑर्थो पे NO2 लगा दिया तुमने, ये नाइट्रोजन क्या काम करती है, एरो बदल जाएगा, खींचेगी इलेक्ट्रॉनों को, तो यहाँ पर माइनस चार्ज था, खींचते ही इस कार्बन को फील होगा कि अरे कोई उठा रहा है इलेक्ट्रॉनों को, ये कहेगा जल्दी से और इलेक्ट्रॉन लाओ, क्योंकि कोई खींच खींच के ले जा रहा है, तो ये फास्टली इसे क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर मान लो मैं तीनों पोजीशन पे ही माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दूं, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, तो इतनी फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉनों को खींच के डेंसिटी को कम करेंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने से H पॉजिटिव उतनी जल्दी क्या होगा, फ्री होगा। यही रीजन है, ध्यान से सुन ले कि कौन सा एसिड कहते हैं अपन इसको, जब तीनों पोजीशन पे ही मैंने कौन क्या जोड़ दिया, NO2। कौन सा एसिड है नीतू, ये कौन सा एसिड कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड कहते हैं। समझ गए? पिक्रिक एसिड की तीनों पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप जुड़े हुए, तो खींचने से तीनों पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींच के आएंगे, फास्टली H पॉजिटिव रिमूव होगा। समझ में आ गई? अगर ऑर्थो और पैरा पे जुड़े हुए हो जब क्या इफेक्ट पड़े, एक मान लो NO2 ऑर्थो पे जुड़ा है, ध्यान से समझो, एक NO2 ऑर्थो पे है और एक NO2 पैरा पे, बेटा मुझे बताएंगे कि पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, राहुल बता देगा आंसर। हाँ राहुल फटाफट बता, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में और की लिख दे बस, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में मोर एसिडिक कौन है, विवेक? दोनों में बताएं, लेकिन कौन मोर एसिडिक है बेटा? और पी लिखने में इतना टाइम नहीं लगता टाइप करने में, एक ऑर्थो है एक पैरा पे है। हाँ विवेक, ऑर्थो। अभी राहुल का नहीं आया आंसर, आज क्लास नहीं ले रहा है क्या राहुल? विवेक ने कहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन पैरा। देखो अब ध्यान देना, गलत है जवाब, पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होगी ऑर्थो से। क्यों होगी, रीजन सुन ले ध्यान से। तुमने दिमाग को सही लगाया था अपने हिसाब से कि मैडम ये पास में है तो ये अपनी और जल्दी खींच लेगा, जल्दी खींचते ये कार्बन फास्ट ऑर्डर दे देगा कि भाई ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींच लो। ये बात अपन ने सही पढ़ी है कि अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉनों को खींच पाता है, पैरा की तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन बेटा ये भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है NO2 भी, और ऑक्सीजन भी क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है,
तो दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपल करने लग जाएंगे। इस NO2 को तुमने यहाँ ऐड इसलिए किया था, तुमने भेजा था कि जाओ उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच, अपना काम तो भूल जाएगा, उस ऊपर वाली ऑक्सीजन से लड़ने लग जाएगा, रिपल करेगा उसको, समझ गए, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, दोनों रिपल्शन में रह जाएंगे, झगड़े में। और पैरा में डिस्टेंस ज्यादा है, पैरा को जो काम दिया तो पैरा वही काम करेगा, डेंसिटी को डिक्रीज कर, समझ गए। इसीलिए ध्यान दे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाई रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है दोनों की एसिडिक नेचर में, पर कुछ फर्क आपको लगेगा। मोर एसिडिक जो है अपन, ज्यादा एसिडिक नेचर पैरा नाइट्रोफिनॉल। आ गई बात अच्छे से समझ में, क्योंकि पैरा में रिपल्शन कम क्रिएट होगा, दूर दूर है, दोनों लड़ने झगड़ने का कोई काम ही नहीं। ठीक है, अब सारी बातें समझ में आ गई ना, कब ऑर्थो पे इफेक्ट पड़ता है, कब पैरा का पड़ता है, सारी बात अच्छे से समझ में आ गई। ये चीज ध्यान रखो, अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप हुआ ना, जैसे ये डोनेटिंग यहाँ हुआ CH3, जैसे मैंने ऑर्थो पे CH3 लगा दिया और एक लगाया मैंने पैरा पे CH3, तो बेटा अब एसिडिक नेचर ध्यान दो, ऑर्थो वाले की कम होगी, पैरा की, डोनेटिंग ग्रुप है, ये देंगे, देने से एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है। ठीक है, ये भी डोनेट करे, तो ये देखो ये पास में ही ज्यादा देगा, ज्यादा मतलब जल्दी से दे देगा कि ले ले तू संभाल, ऊपर तो खींचना बंद कर। इस कार्बन की डिस्टेंस कम है दोनों, और इस कार्बन की डिस्टेंस कितनी ज्यादा हो गई, ये कहेगा मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तू मत ला ऊपर से, नहीं लाएगा ऊपर से, नहीं लाएगा तो फिर छोड़ो, और हाइड्रोजन फ्री नहीं होगी, मतलब तुरंत खबर मिल जाएगी यहाँ से, जबकि इसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, उस सिचुएशन के अंदर ये इसको कहेगा, ये इसको, फिर ये इसको, इतनी देर के अंदर डेंसिटी जाकर के कम, ऑक्सीजन तक न्यूज पहुंचेगी कि भाई हाँ सप्लाई बंद करनी है, नीचे नहीं भेजनी है। इसका मीनिंग, अगर ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ रहे कोई प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, तो ध्यान देंगे एसिडिक नेचर फास्टली कम होती है पैरा के कंपैरिजन में, मतलब दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड पैरा वाला होगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, ऑर्थो वाला सबसे कम एसिडिक है। अब एक चीज ध्यान देंगे, आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उसमें वैल्यू वगैरह दी हुई है, उसको समझना है, कॉपी में नहीं करना। Ka और Pka क्या होते हैं मैं समझा दूं तुम्हें बेटा। Ka का मीनिंग होता है एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीनिंग जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे था ना अपना वो पिक्रिक एसिड, उसके लिए Ka की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, समझ में आ रही है बात। फिर पैरा वाले के लिए ज्यादा होगी, फिर ऑर्थो वाले के लिए ज्यादा होगी, ये जो लेस एसिडिक है उनके लिए Ka की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। एसिडिक जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी Ka की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसका मीनिंग होता है एसिडिक कांस्टेंट। और Pka का मीनिंग क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट का रेसिप्रोकल फॉर्म, मीनिंग उसका अपोजिट। Ka इनवर्स होता है Pka का, मीनिंग Pka किसका ज्यादा होगा, वीक एसिड का, जो वीक एसिड होगा उसके लिए Pka की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जैसे ये ऑर्थोक्रिसॉल है, इसका नाम ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है, या 2-मेथिल भी कह सकते हैं। इस 2-मेथिल की वैल्यू जो है क्या, Pka की वैल्यू वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे वीक एसिड है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, लिख ले बेटा अपनी कॉपी में, और पेयर में भी करना है उसको। लिखो क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट द एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर दीज कंपाउंड, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक ही बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। लिखो कंपाउंड कौन कौन से हैं, और कल जब मैं आऊं तो नंबर केवल डाल करके पहले ही आंसर तैयार रखेंगे गुड मॉर्निंग के साथ साथ, ये नहीं मैं आधे घंटे बाद पूछूं तो आंसर बताऊं।
कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ ले। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और लगा दूं कहीं ग्रुप? ये लो एक और लगा दिया, 8 दे दिए मैंने। लिख लो फटाफट। ये 8 कंपाउंड है, ठीक है। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। इंक्रीजिंग का मीनिंग तो समझते हैं क्या? सबसे पहले जिसकी एसिडिक नेचर सबसे कम होगी वो नंबर लिखना। 1 2 3 4। कल आंसर भी इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे सपोज करो 2 नंबर वाले की या 3 नंबर वाले की सबसे कम है तो ये आ जाएगा, फिर 6 वाले की है, फिर 3 वाले की है, फिर 4 वाले की, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने टॉपिक देखो। अब ध्यान दो, अपने फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे थे, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। अपन पढ़ रहे थे OH बॉन्ड क्लीवेज इन फिनॉल। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है अपनी OH बॉन्ड क्लीवेज। उस OH बॉन्ड क्लीवेज में आपकी फर्स्ट रिएक्शन जो सबसे बड़ी रिएक्शन थी और सबसे इंपॉर्टेंट थी, समझने की सारी चीजें, ये चीज ध्यान से सुन ले बेटा। इस चैप्टर का 60% पार्ट अकेला फिनॉल है, बाकी 20% पार्ट में अल्कोहल और इथर है। 4 नंबर का लेसन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन अकेले फिनॉल का आता है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन अल्कोहल और इथर के आते हैं। तो अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज। जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट से करवा दूं, यही है ग्रिग्नार रिएजेंट, तो बताओ क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन देगा, प्लस माइनस आना चाहिए ग्रिग्नार में पहचान। CH3 पे कौन सा चार्ज है ग्रिग्नार में? माइनस। MgBr पे प्लस, उधर तुम्हें पता है इस पे प्लस होगा तो इस पे माइनस होगा। अब CH3 के साथ में H जोड़ते ही क्या बना बताओ? CH4। प्लस में ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा? MgBr। आगे हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो दोबारा फिनॉल बन जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी एसिडिक नेचर की, फिनॉल अपनी हाइड्रोजन डोनेट करता है। अब अपन इसकी OH बॉन्ड क्लीवेज की और भी बहुत सारी रिएक्शन है, वो अब अपन पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, कौन सी रिएक्शन है देखे। आज बहुत कम बच्चे क्लास ले रहे हैं, जब इम्पोर्टेंट क्लासें होती है ना जब तो सुनते ही नहीं है। देखे सेकंड रिएक्शन आती है अब ऑक्सीडेशन। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड देखो बेटा ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे मैंने ले लिया सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 को कहते हैं, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन का मीनिंग पता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये हटेगी हाइड्रोजन यहाँ से, हटते ही देखो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगी ऑक्सीजन को, देते ही ऑक्सीजन अकेली रह गई। अपने को पता अकेली तो रह नहीं सकती ऑक्सीजन, क्या बना लेगी? डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए हमेशा, ये लो डबल बॉन्ड बना, बनाते ही ये वाला बॉन्ड अब यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हें पता है, क्योंकि पाई पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड पास में नहीं रहेंगे। तो होगा क्या फिर? अभी तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो अपन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं उसमें अभी एक ही काम हुआ है, हाइड्रोजन ही हटी है, अभी तो ऑक्सीजन जुड़ेगी भी। तो कहाँ जुड़ेगी? इसकी पैरा पोजीशन पे ऑक्सीजन को जोड़ दो। यहाँ कौन से बॉन्ड पे जोड़ोगे? डबल बॉन्ड पे। तो अब यहाँ और यहाँ डबल नहीं आ सकता, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड के पास में कभी डबल बॉन्ड नहीं आता, तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ बना देंगे और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ, इसको अपन कहते हैं बेंजोक्विनोन। क्या है ये बेंजोक्विनोन है, ठीक है। कई बार आपको ध्यान दो, ये रेड ब्राउन कलर का कंपाउंड बन गया बेंजोक्विनोन। होता क्या है बेटा, कई बार आप लोग देखेंगे फिनॉल जो है वो अपने आप आपको रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। कब होगी? जैसे मान लो फिनॉल कई दिनों तक रख रखा है आपने, ठीक है, बाहर रख रखा है, तो एयर की प्रेजेंस के अंदर फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाती है। फिनॉल खुद कलरलेस है, कोई कलर नहीं दिख रहा अपने को, लेकिन कई बार अपन जैसे टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो अपने को दिखेगा कि फिनॉल का कलर रेड ब्राउन है।
समझ जाइए कि वो फिनॉल नहीं है, वो क्या है, बेंजोक्विनोन है। रेड ब्राउन कलर में फिनॉल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिनॉल बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जामिनर आते हैं ना कई बार बाहर से, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और कहेंगे बेटा तुमने तो ये पढ़ा था कि फिनॉल कलरलेस होता है, अब बता मैंने तो फिनॉल की बोतल से ही निकाला है, ये रेड ब्राउन कलर कैसे आया है। जब आप कहोगे कि ये फिनॉल ऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडाइज होने पर इसने बेंजोक्विनोन बना दिया। समझ में आ गई बात ढंग से, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखो फटाफट, रिएक्शन विद जिंक मेटल, जिंक से रिएक्शन करवाते हैं, देखिए क्या बनता है, ये सेकंड रिएक्शन हो गई आपके एसिडिक नेचर के बाद। ये रहा फिनॉल, जैसे ही आप जिंक डस्ट से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाते यहाँ का जिंक इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल लाएगा, ठीक है, रिडक्शन की तरह बिहेव करता है, मेटल है ये, तो जिंक ऑक्सीजन को बाहर लाएगा तो क्या चला गया बेटा, ZnO, ये ऑक्सीजन हट गई यहाँ से, हाइड्रोजन वापस रिंग में घुस गई अंदर, जाते ही क्या बना देगी ये वापस, बेंजीन रिंग। आ गई बात अच्छे समझ में। जैसे कई बार लिखती नहीं हूँ तो कई कहते हैं हाइड्रोजन कहाँ गई मैडम, अरे हाइड्रोजन तो रिंग के अंदर एंटर हो जाएगी, बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। रिएक्शन नंबर थर्ड कंप्लीट। फोर्थ देखो एस्ट्रिफिकेशन, क्योंकि एस्ट्रिफिकेशन मैंने फिनॉल का भी पढ़ा था, कौन सा बॉन्ड की बेस था, सॉरी एल्कोहल का भी, तो एल्कोहल में भी वही OH बॉन्ड, एल्कोहल एस्ट्रिफिकेशन में अपने हाइड्रोजन देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या देता है बेटा, OH देता है। देखते हैं, देखिए वही रिवर्सिबल रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ का H और यहाँ का क्या, OH जाएगा बाहर, H2O रिमूव यहाँ से और बन जाएगा एस्टर, ये बन गया C6H5, लिख दूं इस रिंग को, फेनिल रिंग को अपन C6H5 लिख सकते हैं, बन गया OC डबल बॉन्ड OR, क्या है ये, एस्टर, एस्टर बन गया। नाम क्या है इस एस्टर का, विवेक, एस्टर का नोमेनक्लेचर किस बेसिस पे करते हैं अपन, एल्किल एल्केनोएट के बेसिस, एल्किल एल्केनोएट होता है इसका सफिक्स, तो क्या है ये एल्किल एल्केनोएट, कौन सा एल्किल एल्केनोएट है ये है एल्किल बेंजोएट, ये क्या है, बेंजीन है, फेनिल रिंग है, तो एल्किल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे R इज इक्वल टू कोई ग्रुप लगा लो, एथिल बेंजोएट, प्रोपिल बेंजोएट, जो भी ग्रुप लगाते हो तो, ठीक है, ये हो गया एस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट देखो बेंजोइलेशन, बिल्कुल ये की रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन के जैसी, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं R की जगह बेंजीन रिंग लगा लूंगी, ठीक है, तो वो हो जाएगी बेंजोइलेशन, R की जगह बेंजीन रिंग लगा लो, बाकी ये यही रिएक्शन है, देखना ध्यान से, ये ले लिया मैंने फिनॉल और यहाँ ले लिया OH C डबल बॉन्ड O, इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं अपन, बेंजीन रिंग के साथ, R की जगह बेंजीन रिंग लगा ली, तो यहाँ का H और यहाँ का H2O, अभी भी H2O ही हटेगा, वही एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, अभी भी वही एस्टर का फॉर्मेशन होगा, तो बेंजोइलेशन में क्या होगा, इस रिंग को तुम क्या लिख सकते हो, इस रिंग को भी C6H5 लिख सकते हो, चाहे रिंग बना दो एक ही बात है, ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ C6H5, फिर चलो क्या है O, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है C6H5, इस बार R की जगह फेनिल है तो नाम हो जाएगा फेनिल बेंजोएट, आ गई बात अच्छे समझ में, फेनिल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन करवा के देखो, देखिए क्या बनता है अमोनिया, ये दोनों रिएक्शन सेम है, एस्ट्रिफिकेशन और बेंजोइलेशन एक जैसी है। नेक्स्ट देखो बेटा, अमोनिया से रिएक्शन, देखिए फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन अगर अमोनिया से करवा दे, NH3 को कहते हैं अमोनिया, ये देखो ये हटेगा यहाँ से H2, दिख रहा है अमोनिया का हाइड्रोजन और फिनॉल का OH हट रहा है, इस बार CO बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ है, ना कि OH बॉन्ड डिसोसिएशन, आ रही बात ढंग से समझ में, इस बार यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा,
होते ही OH और H2O बाहर जाएंगे और ये NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। कौन सी एमीन है? एनिलीन। 1 डिग्री एमीन, एनिलीन है ये 1 डिग्री एमीन। बेंजीन एमीन भी होता है यूपीएससी में, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन नंबर 7, PCl5 से रिएक्शन। हाँ भाई, PCl5 से क्या रिएक्शन होती है? देखे, फिनॉल की PCl5 से। आज इसका PDF भेजूंगी मैं, वो आपको करना है। और जो थ्योरी का काम था ना, वो मैंने आपको कहा था बुक से कर लेंगे। अल्कोहल का, फिनॉल की एसिडिक नेचर का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी का, और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल का। इतना काम तो बुक में से ही करना है तुम्हें, क्योंकि वही चीज है सारी बुक में। हाँ भाई, PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं। देखो बेटा, हाँ बता देंगे सभी स्टूडेंट्स, हर्षिता बताएगी इस बार। हाँ भाई हर्षिता, PCl5 से जब रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा कंपाउंड एलिमिनेट होता है हमेशा? PCl5 की रिएक्शन से, ये देख तुरंत आंसर जैसे प्रिंट ही कर रखा था, POCl3। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। POCl3 हमेशा बाहर जाता है, ये बात ध्यान रखा करो दिमाग में। इसमें से जाएगा POCl3, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ क्या बाहर जाएगा? HCl। अब बताओ क्या बचा? एक Cl बचा, एक रिंग बची, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। यही बना। अब अगर इस POCl3 को दोबारा फिनॉल में मिला दूं, जब क्या होगा? ये लिया मैंने वापस फिनॉल, और तुम्हारे इस POCl3 को मैंने वापस फिनॉल में मिला दिया। देखना कितने Cl है यहाँ? 3, और हाइड्रोजन कितनी है? 1। 3 HCl बाहर जाने के लिए मुझे कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 3, तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ 3। तो यहाँ की तीनों हाइड्रोजन तीनों Cl के साथ 3 HCl बाहर चले जाएंगे। बच गए तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा। कितने हो गए? 4 हो। 4 और 1 P क्या बना लेगा? PO4 फॉस्फेट ग्रुप, और 3 रिंग हो गई। तो तीनों रिंग का नाम है C6H5 लिख लूं, कोई दिक्कत है? फैमिली है तीनों। और यहाँ लगा दिया मैंने होल थ्राइस, 3 हो गई, और ये बन गया PO4। क्या है ये? ये है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। आ गई बात अच्छे से समझ में? ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर आपने बने हुए POCl3 को दोबारा डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इथरिफिकेशन। लास्ट रिएक्शन है, 8 रिएक्शन थी अपने OH बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, इथरिफिकेशन क्या होता है ध्यान दो। लिया फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन, इथर, इथर बनाना है अपने को, ROR। इससे पहले भी कहीं पढ़ा है क्या तुमने? इससे पहले भी कहीं पढ़ाया है क्या मैंने? बहुत जगह पढ़ा है। कहाँ? देखो, इथर की रिएक्शन अभी तो चल रहा है ना, लास्ट है। हाँ तो ये हो गई, ये लो ये रिएक्शन। अगर CH3Cl एल्किल हैलाइड से करवा दो तो यहाँ का HCl बाहर, इथर इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये बन गया OCH3। ये बेटा फर्स्ट OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन